हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं जीने नहीं दूंगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर कोई भी नहीं विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी विंग को अपने साथ फार्म हाउस ले जाते हैं और वो वहाँ पे विंग को अपनी एक सच्चाई बताते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग जो कि अब सोचने लग जाता है और यहाँ से हमारी विंग का एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि वो जिंग्यो को कैसे जानता है। आज से 8 महीने पहले विंग और चैंग अपने ऑफिस जा रहे होते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। चैंग जो कि ड्राइव कर रहा होता है वो फिर कार से बाहर निकलता है और बोलता है शिट विंग, टायर पंचर हो गया। विंग इससे थोड़ा परेशान होता है और बोलता है ओ गॉड चैंग, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो मैडम यू मुझे बहुत डांटने वाली है। तो चैंग बोलता है डोंट वरी, वो क्यों डांटेगी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक काम करो, तुम है ना ऑटो लेके चले जाओ, मैं गाड़ी रिपेयर करा के आता हूँ। विंग भी हाँ कर देता है। फिर वो वहाँ से रोड क्रॉस करके साइड में चला जाता है ऑटो के लिए। अभी सड़क पे कोई ऑटो नजर नहीं आ रही होती है। वो वहीं पे खड़ा होकर वेट करने लगता है। वहीं पास के एक कैफे में जिंग्यो बैठा होता है जो कि वहाँ कॉफी पी रहा होता है। वो कॉफी पीते हुए बाहर सड़क पे देख रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर विंग पे जाती है जो कि सड़क के किनारे खड़ा ऑटो का वेट कर रहा होता है। जिंग्यो की नजर विंग के फेस पे जाके स्टक हो जाती है। वो विंग को देखने लगता है। विंग जो कि काफी परेशान था, उसके चेहरे पे परेशानी साफ दिख रही होती है, लेकिन वो परेशान फेस के साथ भी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसका फेस ऐसा है जो कोई एक बार देख ले तो वो उसे बार बार देखना चाहेगा। आई स्केचिंग फेस है उसका। तभी अचानक वहाँ पे एक बच्चा आ जाता है जो कि विंग से आके टकराता है। विंग उसे संभाल लेता है और उस बच्चे को देखता है। वो बच्चा बहुत छोटा सा होता है लेकिन बहुत प्यारा सा होता है। विंग उसको गोद में उठा लेता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बच्चा एक बड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है मैं मम्मा से छुप रहा हूँ, अंकल प्लीज आप मुझे छुपा लो। ये सुन के विंग स्माइल करता है और बोलता है बट क्यों, तुम अपनी मम्मा से क्यों छुप रहे हो? वो बच्चा बहुत क्यूट वे में पाउट कर लेता है और बोलता है क्योंकि मम्मा ने मुझे टॉय नहीं दिलाया इसलिए मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ। विंग भी ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है लेकिन ये तो गलत बात है ना, तुम्हारी मम्मा इससे बहुत परेशान हो जाएगी, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। वो बच्चा फिर से पाउट कर लेता है। विंग ये देख के स्माइल करता है और बोलता है चलो जाओ अपनी मम्मा के पास जाओ, वो तुम्हें ढूंढ रही होगी, ऐसे परेशान नहीं करते। वो बच्चा भी हाँ में नोट कर देता है। विंग उसे गोद से उतार देता है और वो फिर उसको देखता है और बोलता है जाओ। वो बच्चा भी हाँ में सर हिला देता है और वहाँ से दौड़ के अपनी मॉम के पास जाने लगता है। विंग उधर ही देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। वो बच्चा अपनी मॉम के पास चला जाता है। ये देख के विंग एक बार फिर से स्माइल करता है और बोलता है ओ गॉड मुझे टैक्सी लेनी है। जब तक वहाँ पे एक टैक्सी आ जाती है विंग उस टैक्सी में बैठ जाता है। ये सारी चीजें जिंग्यो देख रहा होता है। वो भी विंग को मुस्कुराता देख वो भी मुस्कुरा रहा होता है। विंग के चले जाने के बाद जिंग्यो उठ जाता है और बोलता है क्या मैं कोई खूबसूरत सा सपना देख रहा था या ये हकीकत था? कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? वो फिर उठ के रोड पे आ जाता है और उधर देखता है जहाँ पे विंग गया होता है और बोलता है कम से कम अपना नाम तो बता जाते, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे अब मिलना ही पड़ेगा। वो इतना बोल के चुप हो जाता है। नेक्स्ट डे जिंग्यो फिर से वहीं आके खड़ा हो जाता है और वो वेट करता है लेकिन विंग उसे नहीं दिखता। वो एक वीक तक कंटिन्यू रोजाना उस रोड पे खड़ा होके विंग का वेट करता लेकिन विंग उसे नजर नहीं आता। वो विंग को ढूंढने लग गया था पागलों की तरह। फिर एक दिन अचानक उसे विंग नजर आता है जो कि कार से उसी रास्ते से जा रहा होता है। ये देख के जिंग्यो उसे फॉलो करता है और उसे फॉलो करते हुए पहुंच जाता है विंग के ऑफिस तक। विंग की कार अंदर एंटर हो जाती है। जिंग्यो बाहर रुक के देखने लगता है उस बिल्डिंग को। फिर वो भी अपने कार से बाहर निकलता है और वॉचमैन से जाके पूछता है कि अभी अभी जो लड़का अंदर गया वो कौन था। वो वॉचमैन जिंग्यो को बता देता है कि वो उसके यंग मास्टर थे। ये सुन के जिंग्यो स्माइल करता है और बोलता है यंग मास्टर। वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जिंग्यो फिर से वहाँ जाता है जॉब मांगने के लिए। वो जियांग फैमियान से मिलता है। जियांग फैमियान उसका इंटरव्यू लेते हैं और उसे फाइनल कर देते हैं। बिकॉज जिंग्यो अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है, उसे बिजनेस के बारे में काफी नॉलेज होता है, उसने बिजनेस की स्टडी कर रखी होती है, इसीलिए जियांग फैमियान उसे जॉब पे रख लेते हैं।
और उसे काम देते हैं विंग के साथ ही। उसे विंग के साथ रह के ही काम करना होता है, उसे विंग को असिस्ट करना था। यांग फेमियान फिर विंग को अपने केबिन में बुलाते हैं और उसे जिंग्यो से मिलाते हैं। जिंग्यो विंग को अपने सामने देख के बहुत खुश हो जाता है, वो बहुत ही बड़ी सी स्माइल करता है। तो यांग फेमियान बोलते हैं, विंग बेटे ये जिंग्यो है, आज से तुम्हारे साथ काम करेगा, तुम इसे सारा काम समझा देना। विंग भी हाँ में नोट कर देता है और वो जिंग्यो को देखता है। जिंग्यो अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, हाय मेरा नाम जिंग्यो है। वो अपना पूरा नाम नहीं बताता। विंग भी स्माइल के साथ उससे हाथ मिला लेता है और बोलता है, हेलो मेरा नाम विंग है। तो जिंग्यो बोलता है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। विंग भी एक स्माइल कर देता है, फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद से वो दोनों एक साथ ही काम करने लगते हैं। जिंग्यो जो कि बहुत ही चेपफुल लड़का था, वो बहुत ही हंसी मजाक करता, वो जहाँ भी जाता ना माहौल को खुशनुमा बना देता, वो इतनी सारी मस्तियाँ करता। और विंग की लाइफ जो कि काफ़ी सैड और दुखी थी, उसके लाइफ में कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, उसके सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स थे, एक वैनचिंग और एक वैनिंग। वो भी उसके कॉलेज के फ्रेंड है और वो भी सिर्फ उसके नहीं, वो चैंग के भी फ्रेंड है। लेकिन जिंग्यो के साथ उसे अच्छा लगने लगा। जिंग्यो विंग का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखता, तो विंग भी उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गया। ऐसे ही दिन निकलने लगे। 1 महीना निकल जाता है, विंग और जिंग्यो की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। विंग जिंग्यो के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। जिंग्यो को भी विंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होती है, ज़्यादा कुछ नहीं बट थोड़ा बहुत उसने जान लिया होता है विंग के बारे में। विंग की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था जो कि कोई छुपा सके। विंग की लाइफ एक खुली किताब की तरह थी जिसमें कुछ भी कोई सीक्रेट नहीं था। जिंग्यो के मन में विंग के प्रति एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ जाती है। वो विंग को लाइक करने लगता है। वैसे तो वो उसे फर्स्ट नज़र से ही पसंद कर रहा है, लेकिन जब वो विंग के साथ रहता है, समय बिताता है, तो उसे विंग से प्यार हो जाता है। वो अपने भाई को कॉल करता है और बहुत ही चहकते हुए बोलता है, हेलो भाई आप कैसे हो। वांग जी उसकी चहकती हुई वॉइस सुनते हैं, वो भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्या बात है, आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे हो। जिंग्यो इस बात पे ब्लश करने लगता है और बोलता है, भाई आई लव यू। वांग जी सुन के हंसते हैं और बोलते हैं, कौन है वो, क्या नाम है उसका। जिंग्यो इससे शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या। तो वांग जी बोलते हैं, क्या नाम है उसका जिसे तुम पसंद करते हो। जिंग्यो इससे काफी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, भाई आपको कैसे पता चला। तो वांग जी बोलते हैं, जिंग्यो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, मैं तुम्हारी आवाज को सुन के बता सकता हूँ कि तुम्हें जरूर कोई पसंद आ गया है। जिंग्यो भी स्माइल करता है और बोलता है, भाई सच में आप ग्रेट हो, इसीलिए मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, आपको मेरे हर बात पता चल जाती है, मुझे आपसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच में भाई आप मेरी फीलिंग्स को समझ जाते हो, दैट्स व्हाई आई लव यू मोस्ट। वांग जी भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मी टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब बताओ क्या नाम है उसका। तो जिंग्यो बोलता है, भाई उसका नाम विंग है और वो मुझे बहुत पसंद है। मैंने जब उसे पहली बार देखा ना तभी वो मुझे बहुत पसंद आया और अब मैं उसी के पास काम कर रहा हूँ। मैंने उसे नहीं बताया कि मेरा कितना बड़ा बिजनेस है, अगर मैं ये बात बता देता तो शायद फिर मैं वहाँ जॉब नहीं कर पाता, इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली और एक नॉर्मल लड़का बन के उसके लाइफ में चला गया। लेकिन भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे अपना सच बता दूँ। तो वांग जी बोलते हैं, ये ठीक रहेगा, किसी भी रिश्ते में झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम उसे सच बता दो। तो जिंग्यो बोलता है, बट भाई अगर मैंने उसे सच बता दिया और उसके डैड ने मुझे काम से निकाल दिया तो। अभी नहीं भाई, मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूँ, फिर उसके बाद मैं उसे बता दूंगा। तो वांग जी बोलते हैं, हाँ ये भी ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो, तो तुम कब बता रहे हो अपनी फीलिंग्स। तो जिंग्यो बोलता है, भाई मेरा बस चले तो मैं अभी बोल दूं, बट मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, पता नहीं अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। वांग जी बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई मेरे भाई को रिजेक्ट नहीं कर सकता, तुम इतने अच्छे हो और तुम उससे इतना प्यार भी कर रहे हो, तो वो क्या पागल है जो तुम्हें रिजेक्ट करेगा। तो जिंग्यो बोलता है, पता नहीं भाई मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार तो कोशिश करूंगा। तो वांग जी बोलते हैं, ठीक है जो भी हो मुझे जरूर बताना। जिंग्यो भी हाँ कर देता है, फिर फोन रख देता है। ऐसे ही दिन और निकलने लगते हैं। जिंग्यो विंग के हमेशा आसपास रहता, उसे हमेशा स्पेशल फील कराता, उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें करता, उसे कई बार बाहर घुमाने भी ले जाता, उसे कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी देता। विंग को भी काफी स्पेशल फील होने लगा था, वो भी जिंग्यो के साथ एंजॉय करने लगा था। उसकी लाइफ में भी एक हैप्पीनेस आ गई थी जिंग्यो के आने के बाद, वरना तो वो घर में मैडम यू के ताने ही सुनता और ऑफिस में हमेशा बिजी रहता। लेकिन जब से जिंग्यो उसकी लाइफ में आया तो उसकी ऑफिस लाइफ भी जॉयफुल हो गई थी, क्योंकि जिंग्यो उसे बहुत हंसाता, बहुत इंजॉय कराता। 1 महीना और ऐसे निकल जाता है।
जब जिंग्यो को लगने लगता है कि विंग उसके साथ काफी कंफर्टेबल है, तो फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। फिर एक दिन वो विंग को अपने साथ कैफे में ले जाता है और वहीं पे वो विंग को प्रपोज करता है। विंग इससे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तो जिंग्यो बोलता है, हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं अपनी फीलिंग्स को अपने मन में नहीं रख सकता। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें सड़क पे देखा था, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे तुमसे दोबारा एक बार फिर मिलना है। मैंने तुम्हें हमेशा फॉलो किया है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। और मैं जानबूझ के वहाँ तुम्हारे डैड के पास गया जॉब मांगने। मुझे जॉब की जरूरत नहीं थी, मुझे एक्चुअली तुम्हारे साथ रहना था, इसीलिए। विंग को ये सुन के काफी हैरानी होती है, लेकिन उसे जिंग्यो की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जिंग्यो ने उससे सच बोला, उससे कुछ भी नहीं छुपाया। उसकी ऑनेस्टी विंग को बहुत पसंद आती है और विंग जो कि उसे पसंद करता है, जिंग्यो बहुत अच्छा है। वो फिर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुमने मुझसे सच कहा, तो फिर मैं भी तुमसे सच कहना चाहता हूँ। जिंग्यो, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ काफी कंफर्टेबल हूँ। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आ गई है। लेकिन मैं तुम्हें एक दोस्त से ज्यादा पसंद नहीं करता, तुम मेरे लिए एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह हो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। ये सुनकर जिंग्यो को बहुत बुरा लगता है, उसे हर्ट फील होता है, उसकी स्माइल गायब हो जाती है, वो उदास हो जाता है। विंग को ये देख के थोड़ा बुरा लगता है और बोलता है, सॉरी जिंग्यो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बट मैं भी तुमसे सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। जिंग्यो थोड़ी देर चुप रहता है, सोचता है और बोलता है, मैं समझ सकता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत अचानक है, लेकिन तुम मुझे एक मौका तो दे सकते हो ना। तुमने कहा कि तुम मेरे साथ खुश रहते हो, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो, तो अगर तुम एक बार मेरे बारे में सोचो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि तुमने तो कहा मैं अच्छा हूँ। विंग को ये सुन के अच्छा लगता है, वो स्माइल करता है और बोलता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो जिंग्यो बोलता है, लेकिन तुम मुझे पसंद कर तो सकते हो ना। विंग अब सोच में पड़ जाता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या जवाब दे। जिंग्यो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, देखो तुमने अभी कहा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, तुम मेरे साथ कंफर्टेबल रहते हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं तुम्हें पसंद हूँ, बस तुम मुझसे प्यार नहीं करते, यही ना। विंग हाँ में सर हिला देता है। तो जिंग्यो बोलता है, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करने की कोशिश करो, तुम अगर मेरे बारे में सोचो, तो ये तो पॉसिबल है ना कि तुम कल को मुझसे प्यार कर सकते हो, क्योंकि मैं अच्छा हूँ। विंग बेचारा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन में हाँ में सर हिला देता है। जिंग्यो ये देख के स्माइल करता है और बोलता है, तो फिर ये फाइनल रहा, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें टाइम दे देता हूँ, तुम आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा और ना ही इस बारे में कभी दोबारा बात करूंगा। तुम एक बार सोचो, देखो, क्या पता अगर मैं तुम्हें पसंद आ गया तो फिर तुम मुझे बता देना, और जिस दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए, फिर उस दिन के बाद से हम आगे की डेटिंग लाइफ शुरू करेंगे, फिलहाल तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं ना। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। जिंग्यो की बातों से एक्चुअली वो कंफ्यूज हो गया होता है। जिंग्यो इस बात से खुश हो जाता है और बोलता है, तो फिर ये फिक्स रहा, अभी तो हम दोस्त हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मेरे लिए तुम मेरे लवर हो, लेकिन तुम्हारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम्हारी तरफ से हो जाएगा ना, तो फिर हम अपनी इस दोस्ती को रिलेशनशिप में बदल देंगे, ठीक है। विंग भी हाँ में नोट करता है। जिंग्यो स्माइल कर देता है और बोलता है, थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच, मैं बहुत डर गया था कि कहीं मैं तुम्हें खो तो नहीं दूंगा, लेकिन सच में तुमने मुझे समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, नहीं जिंग्यो, तुम मेरी लाइफ में बहुत ही स्पेशल हो, तुम्हारे आने के बाद मैंने खुल के जीना सीखा है, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, तुम्हारे जैसे दोस्त को अगर मैंने खो दिया तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। जिंग्यो ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम प्लीज एक बार मेरे बारे में सोचना जरूर। वैसे तो मैं तुम्हारा वेट कर लूंगा पूरी जिंदगी, लेकिन फिर भी सोचना हाँ। विंग भी स्माइल के साथ हाँ कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जिंग्यो फिर से वांग जी को कॉल करता है, तो वांग जी उससे पूछते हैं कि उसने उससे प्रपोज किया या नहीं। तो जिंग्यो वांग जी से झूठ बोल देता है कि हाँ उसने प्रपोज किया और विंग ने भी हाँ कर दी। वो पूरी बात नहीं बताता कि विंग ने उससे बोला है कि वो उसे प्यार नहीं करता, लेकिन सोचेगा अगर उसे फ्यूचर में प्यार हो जाए तो वो उसे मना नहीं करेगा। वो वांग जी को इतना ही बोलता है कि उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। वांग जी भी सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका भाई बहुत खुश होता है। उन दोनों के बीच में काफी देर तक बात होती है, फिर वो दोनों कॉल रख देते हैं। 2 महीने ऐसे ही और निकल जाते हैं। हमेशा ही विंग और जिंग्यो साथ रहते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, इवन चैंग भी उनके साथ ही रहता। इन तीनों की बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, और इन महीनों के बीच में
जब भी जिंगू वांग जी से बात करता तो ज़्यादातर बातें विंग की करता। विंग को ये पसंद है, विंग को वो ना पसंद है, वो ऐसा करता है वैसा करता है, बहुत सारी बातें वो वांग जी से शेयर करता, क्योंकि वो वांग जी से बहुत प्यार करता था और वांग जी उसके बेस्ट बडी थे और वांग जी के लिए भी वही उनका बेस्ट बडी था। वो दोनों एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते। वांग जी को समझ में आने लगा था कि जिंगू वाकई में उस लड़के विंग से बहुत प्यार करता है। वांग जी भी बहुत खुश हो गए थे। फिर एक दिन अचानक ही ऑफिस के अंदर वैन चाओ की एंट्री होती है, जो कि किसी बिजनेस मीटिंग की वजह से आया हुआ होता है। उसकी नजर विंग पे जाती है। विंग को देख के उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो विंग के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। वो विंग को अकेला पाके उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगू देख लेता है। जिंगू वैन चाओ पे हाथ उठा देता है। इससे वैन चाओ बहुत गुस्सा हो जाता है। विंग बहुत ज्यादा डर गया होता है। वैन चाओ उस समय गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। फिर वो विंग से बदला लेने की सोचता है। विंग को अपना बनाने की कोशिश करता है और वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि उसे विंग चाहिए। वैन चाओ की फैमिली, जो कि जियांग फैमिली को अच्छे से जानती है, उन दोनों के बीच में रिलेशन है बिजनेस के थ्रू। इसीलिए वैन चाओ की मॉम मैडम यू को कॉल करके बोलती है कि उनका बेटा वैन चाओ विंग को पसंद करता है। मैडम यू, जो कि विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो यही चाहती थी कि विंग उनके लाइफ से चला जाए, लेकिन फिर भी वो विंग को इतनी आसानी से नहीं जाना देना चाहती थी। वो विंग के बदले में कुछ तो अपना बेनिफिट चाहती थी। वैन चाओ की मॉम मैडम यू की आदत जानती थी। वो उनकी फितरत से वाकिफ थी। वो समझ गई थी कि मैडम यू इतनी आसानी से तो विंग को नहीं देगी। इसीलिए वो मैडम यू को डील देती है कि अगर उसने विंग की शादी उनके बेटे वैन चाओ से करा दी तो वो अच्छा खासा फायदा करा देगी मैडम यू का। वैन चाओ, जो कि एक बहुत ही बिगड़ेल किस्म का लड़का था, उसके सारे गलत धंधे थे। वो 2 नंबर का काम भी करता था। इसी वजह से उसकी फैमिली के पास बहुत पैसा था और मैडम यू को सिर्फ पैसे की ही जरूरत थी। वो बहुत लालची वुमन है। इसीलिए जब वैन चाओ की मॉम मैडम यू को लालच देती है तो वो उस लालच में आके विंग का सौदा कर देती है। वो विंग के बदले में डबल रकम मांगती है। वैन चाओ की मॉम अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वो भी राजी हो जाती है। ये दोनों विंग का रिश्ता फिक्स कर देते हैं। विंग को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। एक दिन अचानक वैन चाओ अगेन ऑफिस में आ जाता है। उस दिन जिंगू वहाँ नहीं होता है और वो विंग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जब विंग वैन चाओ से खुद को छुड़ाने लगता है तो वैन चाओ बोलता है, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। तुम्हारी और मेरी बहुत जल्द शादी होने वाली है। तुम मेरी अमानत हो। ये सुन के विंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वैन चाओ स्माइल करता है और बोलता है, अब मुझसे दूर मत भागो, मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। वो इतना बोल के विंग के साथ मिसबिहेव करने लगता है जब तक वहाँ पे जियांग फैमियान आ जाते हैं। जियांग फैमियान जब ये देखते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो वैन चाओ पे चिल्लाते हैं। वैन चाओ फिर साइड हट जाता है। विंग फैंगमियान के पास चला जाता है। वो सारी बात फैंगमियान को बताता है। इससे फैंगमियान बहुत गुस्सा हो जाता है। वैन चाओ स्माइल करके वहाँ से निकल जाता है। वो फैंगमियान की बातों का कोई जवाब भी नहीं देता। शाम को जब ये लोग घर जाते हैं और विंग ये बात मैडम यू को बताता है तो मैडम यू विंग को ही थप्पड़ मार देती है कि जरूर उसने कोई गलती की होगी और वैन चाओ ने जो कहा वो बिल्कुल सच था। मैडम यू ने उसकी शादी वैन चाओ से फिक्स कर दी है। बहुत जल्द उन दोनों की सगाई हो जाएगी और फिर शादी। विंग को ये सुन के बहुत बड़ा शौक लगता है, लेकिन वो मैडम यू के सामने कुछ बोल नहीं पाता। जियांग फैमियान इसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, लेकिन वो भी अपनी वाइफ के सामने ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते। मैडम यू अपना फैसला सुना के वहाँ से चली जाती है। जियांग फैमियान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं अब वो क्या करें, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता है कि वैन चाओ अच्छा इंसान नहीं है। अगर उसकी शादी विंग से हुई तो विंग की जिंदगी नर्क बना देगा। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो विंग का रिश्ता तुड़वा सके। 2 दिन बाद ये बात जिंगू को पता चलती है। वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। विंग, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान था, वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, विंग तुम ये शादी नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तुमने मुझे बोला था ना कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे बारे में सोचोगे, हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, फिर तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। तो विंग बोलता है, सॉरी जिंगू, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और ना ही मैंने तुमसे कभी ये कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी मॉम ने मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया है और मैं मेरे मॉम के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। ये मेरे बस में नहीं है। मेरी जिंदगी का क्या होगा वो फैसला हो चुका है और मुझे इस फैसले को एक्सेप्ट करना है। प्लीज तुम मुझे भूल जाओ और मेरे बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि अब मुझे भी नहीं पता है कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज जिंगू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है मेरे लिए प्लीज उसे निकाल दो। प्लीज तुम मुझे भूल जाओ और तुम यहाँ से चले जाओ। वैसे भी तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं है,
तुम यहाँ मेरी वजह से आए हो, लेकिन तुम अगर यहाँ रहोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। मैं इस रिश्ते के खिलाफ नहीं लड़ सकता और मैं मेरे मॉम के फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। जिंगू इससे काफी टूट जाता है, उसे काफी तकलीफ होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। फिर उसे एक ही रास्ता नजर आता है, वो है उसका भाई। वो वांग जी को परेशान होकर कॉल करता है और बोलता है, भाई आप जहाँ भी हो प्लीज यहाँ जल्दी आ जाओ, मुझे आपकी जरूरत है। अगर आप यहाँ नहीं आओगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। वांग जी अपने भाई को इतना परेशान देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं क्या हुआ है। वो अपने भाई को पूरी बात नहीं बताता, सिर्फ इतना ही बोलता है कि उसे वांग जी की जरूरत है, वो यहाँ आए और विंग की फैमिली से बात करे। वांग जी भी उसे समझाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द वहाँ आ जाऊंगा और मैं तुम्हारी शादी की बात कर लूंगा। जिंगू वांग जी की बात मान लेता है, फिर कॉल रख देता है। इधर मैडम यी और वैनचाओ की मॉम मिलके विंग और वैनचाओ की सगाई की डेट फिक्स कर देते हैं। 15 दिन बाद विंग की सगाई की डेट निकलती है वैनचाओ के साथ। इससे विंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो इतना मजबूर है कि वो कुछ कर भी नहीं पाता, वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाता। जिंगू भी ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो विंग को काफी समझाने की कोशिश करता है कि विंग अपने लिए लड़े, वो आवाज उठाए, लेकिन विंग जो कि मैडम यू से बहुत डरता है, क्योंकि वो ये मानता है कि इनका एहसान है और उसी एहसान के तले वो दब के कुछ नहीं बोलता और वो उस सगाई के लिए हाँ कर देता है। सगाई के ठीक एक दिन पहले जिंगू विंग का हाथ पकड़ के उसे ऑफिस से लेके बाहर चला जाता है। वो एक खाली जगह पे जाके कार रोकता और बोलता है, विंग तुम मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें अपने भाई के पास ले जाऊंगा, हम वहाँ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा भाई हम दोनों की शादी करा देगा, फिर कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा, प्लीज मेरा यकीन मानो विंग और मेरे साथ चलो। विंग ये सुन के काफी सॉफ्ट होता है और बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तो जिंगू बोलता है, हाँ विंग प्लीज समझने की कोशिश करो, तुमने अगर किसी और से शादी की तो फिर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकते। विंग ये सुन के सॉफ्ट हो जाता है। जिंगू एक पागल की तरह साउंड कर रहा होता है। विंग को थोड़ा गुस्सा आता है और बोलता है, जिंगू ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के तुम्हारे साथ चला जाऊं, मैं भाग जाऊं ताकि मेरी फैमिली की बदनामी हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वैसे भी जिंगू, मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं और तुम एक अच्छे दोस्त थे बस, मैं तुमसे प्यार नहीं करता जिंगू। हाँ मैंने तुमसे दोस्ती की है क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अब तो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता जिंगू, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी और तुम्हारी कभी शादी नहीं हो सकती, तो प्लीज ये सब सोचना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर ये बात मेरी मॉम को पता चला तो वो शायद मेरा ऑफिस आना भी बंद करा देगी। मैं तुमसे अब नहीं मिलना चाहता जिंगू, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब तुम मेरे पास कभी मत आना, मुझे तुमसे अब दोबारा नहीं मिलना है प्लीज। वो इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। जिंगू विंग की बातों से बहुत ज्यादा टूट जाता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो विंग को जाते हुए देख रहा होता है। विंग अपने घर चला जाता है। 2 दिन बाद विंग की सगाई वैनचाओ से करा दी जाती है। विंग जो कि ये सगाई नहीं करना चाहता है, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता, इसीलिए वो चुपचाप इस सगाई को कर लेता है। सगाई वाले दिन जिंगू वहाँ आता है। वो ये सोच के आया कि आज वो विंग को यहाँ से भगा के ले जाएगा, लेकिन जब वो वहाँ आके देखता है, उसकी आंखों के सामने विंग की सगाई वैनचाओ से हो जाती है। और ये देखना जिंगू के लिए एक सदमा सा होता है, उसे एक सदमा लग जाता है, वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। वो वहाँ से गुस्से में ही निकल जाता है और फिर सीधा अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो गुस्से में पागल हो जाता है। वो सारी चीजों को तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करके जी भर के रोता है। फिर वो थक के उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, अगर विंग मेरा नहीं तो मैं भी किसी का नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं विंग के बिना नहीं जी सकता, मैं विंग से प्यार करता हूँ, अगर विंग मेरा नहीं हुआ तो फिर मैं जिंदा रह के क्या करूँगा, मैं इस जिंदगी का क्या करूँगा, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। वो पागलों की तरह एक ही बात को रिपीट करने लगता है और फिर वो सीधा टेरेस पे चला जाता है। वो टेरेस पे जाके किनारे पे खड़ा हो जाता है और फिर वो नीचे देखने लगता है। और यहीं पे हमारा ये फ्लैशबैक खत्म होता है। आगे की स्टोरी आप लोगों को पता है, वहाँ पे फिर वांग जी आ गए होते हैं और उन्होंने अपने भाई को रोकने की कोशिश की होती है, लेकिन जिंगू उनकी नहीं सुनता और वो कूद के अपनी जान दे देता है।
विंग ये सब सोच रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो बोलता है, नहीं, मैंने तो जिंगियो को बोला था कि वो कभी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए, क्योंकि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। मुझे लगा कि वो यहाँ से चला गया क्योंकि उसे नौकरी की जरूरत नहीं थी, वो मेरी वजह से आया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसने अपनी जान दे दी। नहीं, ये नहीं हो सकता। जिंगियो ऐसा नहीं कर सकता। जिंगियो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें नहीं मारा जिंगियो। तुम अच्छे से जानते थे मैं कितना मजबूर था। मैं चाह कर भी कोई फैसला नहीं कर सकता था। मैं सच कह रहा जिंगियो, तुम मेरे लिए एक अच्छे दोस्त की तरह थे। मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया था। मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा था। मैंने तुम्हें सारी बातें साफ साफ बताई थी। मैंने तुमसे कई बार बोला था कि तुम मेरे दोस्त हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? मुझे माफ़ कर दो जिंगियो। शायद कहीं ना कहीं तुम्हारी मौत के पीछे मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम कुछ ऐसा करोगे तो मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करता। मुझे माफ़ कर दो जिंगियो, तुमने ये ठीक नहीं किया। क्यों किया तुमने? क्यों? वो इतना बोल कर चुप हो जाता है। वो काफ़ी देर तक रोता रहता है और रोते रोते ही फिर उसकी आँख लग जाती है। मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में वांग जी उस रूम में एंटर करते हैं। वो देखते हैं विंग खुद को कडल किए सो रहा होता है दीवार से लग के। ये देख के वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वो विंग के ऊपर पूरा एक जग पानी डाल देते हैं। विंग घबरा के अपनी आंखें खोलता है। वो अपने सामने वांग जी को देखता है। वो उठ के खड़ा हो जाता है। वांग जी बहुत गुस्से में होते हैं और बोलते हैं, मैंने तुमसे क्या कहा था? लगता है तुमने मेरे बात को सीरियसली नहीं लिया। विंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। तो वांग जी बोलते हैं, 10 मिनट के अंदर मुझे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी चाहिए। अगर तुमने इस बार देर किया तो फिर इसकी सजा के लिए तैयार हो जाना। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद विंग फटाफट वहाँ से निकलता है। वो पूरा गीला हो गया होता है। वो अपने आप को देखता है। वो सोचता है पहले अपने आप को चेंज कर ले। इसीलिए वो अपने लगेज के पास जाता है। वहाँ से एक कपड़ा लेके एक रूम देख के उसमें घुस जाता है। वहाँ जाके अपने आप को फ्रेशन अप करता है और फटाफट किचन ढूंढने लगता है। उसे किचन ढूंढने में काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो ढूंढ लेता है। वो किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। उसे नहीं पता वांग जी को क्या पसंद है। वो अपनी मर्जी से ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। दूसरी तरफ वांग जी अपने रूम में चले गए होते हैं। वो अपने आप को फ्रेशन अप करने लगते हैं, शावर लेते हैं, फिर रेडी होके आधे घंटे बाद वो अपने रूम से बाहर निकलते हैं। विंग ने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया होता है। वो लेके डाइनिंग टेबल पे सर्व कर रहा होता है जब तक वांग जी सीढ़ियों से उतर के डाइनिंग एरिया में आते हैं। उनको देख के विंग नजरें नीचे झुका लेता है। वांग जी एक बार उसकी तरफ देखते हैं और चुपचाप जाके वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। वो कुछ भी नहीं बोलते हैं अभी। विंग फटाफट उनके प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है। वांग जी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं जब तक विंग का मोबाइल बजता है। विंग बहुत घबरा जाता है। फिर वो अपना मोबाइल हाथ में लेता है तो देखता है कॉल लैनी का होता है। वो कॉल उठाए या ना उठाए यही सोच में पड़ जाता है। तब तक वांग जी उसकी तरफ देखते हैं। वांग जी को अपने सामने देखते हुए विंग और भी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, कॉल लैनी मम्मा का है। तो वांग जी बोलते हैं, तो उठाओ और तुम्हें पता है तुम्हें क्या बोलना है। अगर तुमने कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की तो फिर तुम जानते हो ना, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। 1 सेकंड लगेगा, महज 1 सेकंड। विंग हाँ में सर हिला देता है। वो अपने आप को शांत करता है। कॉल कट गया होता है, फिर दोबारा आता है तो विंग कॉल अटेंड करता है। उधर से लैनी बोलती है, गुड मॉर्निंग विंग बेटे। विंग भी इधर से मॉर्निंग विश करता है तो लैनी बोलती है, तुम्हारी नाइट कैसी गई? तुम्हें वहाँ सब कुछ ठीक तो लग रहा है ना? वांग जी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो रहा? लैनी एक के बाद एक सवाल करती है। विंग उनके सवालों से काफी घबरा जाता है। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अपने ब्रेकफास्ट में ध्यान दिए हुए होते हैं। विंग जी से अब समझ में नहीं आ रहा है वो क्या जवाब दे। उसका दिल कर रहा है वो सच बोले, लेकिन वो सच नहीं बोल सकता। वो अपने आप को संभालता है और बोलता है, हाँ मॉम, सब कुछ ठीक रहा। ये जगह बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई और वांग जी ने मुझे कुछ नहीं बोला। लैनी ये सुन के खुश होती है और बोलती है, सच में ना? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तो विंग बोलता है, नहीं मॉम, मैं सच बोल रहा हूँ। हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था। तो लैनी बोलती है, ठीक है,
अच्छा सुनो मेरी बात, तुम क्या आज अपने ऑफिस जाओगे? विंग अब वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी उसकी तरफ नहीं देख रहे होते हैं तो लैनी बोलती है, मेरी बात सुनो विंग, मैं तुम्हें काम करने से नहीं रोकूंगी। तुम जो करना चाहो तुम कर सकते हो, तुम पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहना चाहूंगी कि 1-2 दिन तुम रेस्ट ले लो और तुम मेरे पास चले आओ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और मुझे वांग जी से भी बात करनी है। क्या वो तुम्हारे पास है? अगर वो तुम्हारे पास हो तो मुझे बात करा दो। मैंने तुम दोनों की शादी की खुशी में एक पार्टी रखी है लैंड मैंसन में, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उस पार्टी को अटेंड करो। विंग अब वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी भी अब विंग की तरफ देखते हैं और नाम में सर हिलाते हैं। तो विंग बोलता है, नहीं वांग जी अभी यहाँ नहीं है, वो ऑफिस चले गए, वो आएंगे तो मैं बोलूँगा आपका कॉल था। तो लैनी बोलती है, ठीक है मैं उससे डायरेक्ट बात कर लूँगी। अच्छा अपना ख्याल रखना। और तुमने ब्रेकफास्ट किया? तो विंग बोलता है, हाँ मम्मा मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो लैनी बोलती है, ठीक है अभी मैं कॉल रखती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। विंग भी हाँ कर देता है और वो कॉल रख देता है। कॉल रखने के बाद वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, गुड, ऐसे ही तुम्हें ऐसे ही करना है। अगर तुमने अपना दिमाग चलाने की कोशिश की तो फिर शायद तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तो विंग बोलता है, वांग जी मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जिंगियों को नहीं मारा। ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वो अपना ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं। इससे विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो 2 कदम पीछे चला जाता है। वांग जी उसके सामने आने लगते हैं। तो विंग बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जिंगियों को नहीं मारा, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ कर लेगा, सच में। वांग जी अब गुस्से में आगे जाते हैं। वो विंग का जबड़ा पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, चुप रहो, अपनी गंदी जबान से मेरे भाई का नाम मत लो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। मुझे तुमसे सफाई नहीं चाहिए। विंग को बहुत हर्ट होने लगता है। वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी अब गुस्से में उसे छोड़ देते हैं और बोलते हैं, अपनी जुबान बंद रखना, मेरे सामने अपनी जुबान चलाने की कोशिश मत करना। जितना काम हो उतना ही बात करो और मेरे सामने तो तुम जितना कम बोलोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। विंग अब अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वांग जी डाइनिंग टेबल से अपना फोन हाथ में लेते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो थोड़ा आगे जाके रुक जाते हैं। फिर वो पलट के विंग को देखते हैं और बोलते हैं, 1 बजे तक मेरे ऑफिस में मेरा लंच बॉक्स पहुंच जाना चाहिए और खबरदार जो तुमने किसी सर्वेंट के हाथ से भिजवाने की कोशिश की, मेरा लंच बॉक्स तुम लेके आओगे। और मुझे लेट काम करने वालों से सख्त नफरत है, तो कोशिश करना तुम टाइम पे पहुंचो। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद विंग अपनी नजरें उठा के उधर देखता है। अब उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहने लगते हैं। वो काफी देर तक उधर ही देखता रहता है और रोता रहता है। फिर वो अपने आंसू पोंछता है और बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि जिंगू ऐसा भी कुछ कर सकता है। मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। थोड़ी देर बाद वांग जी अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं तो लैनी का कॉल वांग जी के पास जाता है। वांग जी अपनी मॉम का कॉल उठा लेते हैं तो लैनी बोलती है, वांग जी मैं चाहती हूँ कल तुम विंग को लेके लैंड मैंसन आओ। मैंने तुम दोनों की शादी की खुशी में एक पार्टी रखी है और मुझे ना नहीं सुनना है। तुम आ रहे हो बस मैं इतना ही जानती हूँ। मैंने विंग को पहले ही बोल दिया है, बस मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ। कल शाम 7 बजे से पहले तुम घर आ जाना। वो इतना बोल के कॉल रख देती है। वांग जी को बोलने का मौका ही नहीं देती है। वांग जी अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं। फिर वो अपना फोन लॉक करके जेब में रख लेते हैं। इधर विंग ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होता है। उसे तो समझ भी नहीं आ रहा उसे किस गलती की सजा मिल रही है। वो गलती जो उसने की ही नहीं है। उसे तो पता भी नहीं है कि जिंगू मर चुका है। उसे तो लग रहा था कि जिंगू यहाँ से चला गया। वो यही सब सोच सोच के परेशान हो रहा होता है जब तक उसका मोबाइल एक बार फिर बजता है। वो मोबाइल स्क्रीन पर देखता है तो ये कॉल फैंग मियान का होता है। वो फैंग मियान का नंबर देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो अपना मोबाइल हाथ में ले लेता है लेकिन कॉल अटेंड नहीं करता। वो सिर्फ नंबर को देख ही रहा होता है। कॉल काफ़ी देर तक बजता है फिर बंद हो जाता है। तो विंग बोलता है, सॉरी डैड, मैं अभी ये कॉल नहीं उठा सकता। मैं आपको क्या बोलूँगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो।
आपने बोला था कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। सच में मेरी ज़िंदगी वाकई बदल गई, ऐसी जो मैंने कभी सोची नहीं थी। डैड, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो इतना बोल के फिर से रोने लगता है। जब तक उसकी नज़र टाइम पे जाती है, घड़ी के अंदर 12 बज गए होते हैं। वो टाइम देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो फटाफट अपने आंसुओं को पोंछता है और उठ के खड़ा हो जाता है और सीधा किचन की तरफ भागता है। वो वहाँ जाके लंच बनाना शुरू करता है। वो बहुत ही जल्दबाजी में लंच बना रहा होता है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा होता है। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इससे वो अपने आप को हार्म भी कर लेता है। वो चॉपिंग करते समय अपनी उंगली पे ही कट लगा लेता है। फिर भी वो इसे इग्नोर करके लंच बनाने में ही सारा ध्यान देता है। 1 घंटा उसे लग जाता है लंच बनाने में। 1 बज गए होते हैं। जब वो अगेन टाइम देखता है तो वो और भी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वांग जी ने उसे 1 बजे आने को कहा था और 1 तो उसे घर पे ही बज गए होते हैं। वो फटाफट लंच बॉक्स पैक करता है और वो घर से बाहर निकलता है। घर के बाहर एक कार खड़ी होती है विद ड्राइवर। वो वहाँ जाता है और कार में जाके बैठ जाता है और बोलता है, वांग जी के ऑफिस ले चलो। वो ड्राइवर हाँ कर देता है और वो ड्राइव शुरू कर देता है वांग जी की ऑफिस की तरफ। विंग को ऑफिस पहुंचने में भी आधा घंटा लगता है। वो फटाफट वांग जी का ऑफिस पहुंच के एंटर करता है। वांग जी का ऑफिस जो कि 25 फ्लोर पे है। वो रिसेप्शन पे जाके पहले पूछता है। जब उसे पता चलता है तो फटाफट वांग जी के ऑफिस में जाने के लिए लिफ्ट में एंटर करता है। वो लिफ्ट के थ्रू वांग जी के ऑफिस पहुंच जाता है और वो लिफ्ट सीधा वांग जी के केबिन में ही खुलती है। वांग जी अभी अपने डेस्क पे बैठे कोई फाइल देख रहे होते हैं। जब तक विंग वहां पहुंच जाता है, वांग जी के सामने सुयांग भी खड़ा होता है। विंग जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलता है तो वांग जी का ध्यान उधर जाता है। वो विंग को अपने ऑफिस के अंदर देख के गुस्से में आ जाते हैं। विंग अपनी नजरें झुकाए आगे आने लगता है तो वांग जी बोलते हैं, वापस जाओ। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है। उसे समझ में नहीं आता क्या वांग जी ने उसे कहा है। वो फिर से 1 कदम आगे बढ़ाता है। वांग जी उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने बोला वापस जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लिफ्ट से अंदर आने की? ये लिफ्ट सिर्फ मेरे लिए है। तुम्हें मेरे ऑफिस में आने के लिए दूसरे लिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा, इसीलिए तुम अभी यहाँ से जाओ और दूसरे लिफ्ट से वापस आओ। विंग ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो वांग जी को ही देखने लगता है। वांग जी अभी बहुत गुस्से में होते हैं। सुयांग के सुन के वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो भी एक नज़र वांग जी को देखता है, फिर वो नज़रें झुका लेता है। तो वांग जी बोलते हैं, तुमने सुना नहीं? विंग अब अपने सेंस में आता है और हाँ में सर हिला देता है। वो वापस उस लिफ्ट में चला जाता है। वो फिर से दूसरी लिफ्ट से वांग जी के ऑफिस में एंटर करता है। अब वो मेन डोर से एंटर करता है। वो डोर पे आके नॉक करता है, फिर वो अंदर एंटर करता है। तो वांग जी बोलते हैं, तुम जा सकते हो। सुयांग हाँ में सर हिला देता है और वो वहाँ से चला जाता है। विंग डरते हुए आगे आता है। वो लंच बॉक्स वांग जी के डेस्क पे रखता है। वांग जी अपने हाथ की घड़ी को देखते हैं और बोलते हैं, मैंने तुमसे कितने बजे आने को कहा था? विंग बहुत घबराने लगता है। वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है और बोलता है, सॉरी, वो मुझे देर हो गई। वो बहुत ज़्यादा अटकने लगता है। वांग जी को अगेन गुस्सा आ जाता है। वो उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, इसे वापस लेके जाओ, मैं अब इसे नहीं खाऊंगा। विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, सॉरी, कल से ऐसा नहीं होगा। कल से मैं टाइम पे ले आऊँगा। प्लीज़ आज के लिए माफ़ कर दीजिए। वांग जी अपना हाथ अपने डेस्क पे मारते हैं और बोलते हैं, तुमने सुना नहीं? मैंने बोला इसे वापस ले जाओ। विंग बेचारा बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो हाँ में सर हिलाता है। वो लंच बॉक्स को हाथ में ले लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसको जाता हुआ देखते हैं। वो अपने कोट के बटन को खोलते हैं और वापस अपने चेयर पे बैठ जाते हैं। नाइट के समय वांग जी वापस घर जाते हैं तो देखते हैं विंग अभी लॉन में चुपचाप बैठा हुआ होता है और रो रहा होता है। वो वांग जी को देख के उठ के खड़ा हो जाता है। वांग जी अभी उसकी तरफ देखते नहीं है। वो सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। उनको जाता देख विंग फटाफट किचन में जाता है। उसने जो डिनर बनाई होती है वो उससे वापस गर्म करके डाइनिंग टेबल पे लाके रख देता है और वो वांग जी का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी नीचे आते हैं। वो वांग जी के लिए डिनर लगा देता है
वांग जी आके चुपचाप बैठ जाते हैं और डिनर कर लेते हैं। विंग भी वहाँ एक चेयर पे बैठ जाता है डिनर करने के लिए। ये देख के वांग जी विंग को घूर के देखते हैं। विंग इससे काफी घबरा जाता है। तो वांग जी बोलते हैं, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ बैठ सकते हो? विंग उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है सॉरी। तो वांग जी बोलते हैं, मेरे जाने के बाद मेरे साथ बैठ के खाने की तुम्हारी अभी औकात नहीं है। ये सुन के विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, उससे बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने सर को झुका लेता है और बोलता है सॉरी। वांग जी अब कुछ नहीं बोलते हैं, वो अपना डिनर करने लगते हैं। विंग वहाँ चुपचाप खड़ा होता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद वांग जी का डिनर हो जाता है, वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। वो वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन रुक जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा कमरा ये है। वो एक कमरे की तरफ पॉइंट करते हैं जो कि नीचे ही होता है। विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी अब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विंग डिनर की तरफ देखता है। उसे बहुत भूख लगी है क्योंकि कल नाइट से उसने कुछ भी नहीं खाया। मॉर्निंग में भी उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया जब वो वांग जी के लिए लंच लेके गया था, और जब वांग जी ने लंच नहीं किया तो उसने भी घर आके कुछ नहीं खाया और अभी तो उसकी भूख ही मर गई। वांग जी के शब्द सुन के उसे अब खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। वो बचे हुए डिनर को लेके वापस किचन में जाता है, उसे वहाँ रख के और वापस उस रूम में चला जाता है जिस रूम को वांग जी ने बोला होता है वो उसका है। वो वहाँ जाके देखता है, रूम छोटा होता है बट बहुत ही साफ सुथरा होता है। वो बेड पे जाके बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो अपने हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है और बोलता है क्या मेरी किस्मत ऐसी है? मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? आखिर मैंने क्या किया है? मैंने जिंगियों को नहीं मारा है। मैं अब कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं किसे बोलूं, किससे पूछूं कि मुझे अब क्या करना है? गॉड प्लीज मेरी मदद करो। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आखिर मेरी किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे हैं? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिलता? वो इतना बोल के बहुत ज़्यादा रोता है। वो रोते रोते ऐसे ही बेड पे लेट जाता है। वो खुद को पूरी तरीके से कडल कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और ऐसे ही सो भी जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे मुझे पता है आज का पार्ट आप लोगों को काफ़ी सैड लगा होगा, बट डोंट वरी, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब से विंग और वांग जी का ही सीन हमें दिखाया जाएगा और मुझे विंग पे पूरा यकीन है कि वो वांग जी को विश्वास दिला देगा कि उसने कुछ भी नहीं किया है। और वांग जी जो कि इतने स्टोन हार्ट बने हुए हैं उन्हें भी सच्चाई पता चली जाएगी। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अभी तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे जीने नहीं दूंगा के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।